आपका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि सर में स्वागत है। मैं रविकांत आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज से हम लोग मुगल सल्तनत शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जो अभी तक हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा, उससे आगे। तो लास्ट क्लास में जब आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था तो दिल्ली सल्तनत में आपने देखा था कि इब्राहिम लोदी किस तरीके से दिल्ली की गद्दी से उसको बाबर जो है पानीपत के युद्ध में हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबर के विषय में। अगर हम लोग बात करें बाबर के बारे में तो बाबर का जो जन्म है, बाबर का जन्म मूलतः काबुल में होता है। ठीक है, काबुल में इसका जब जन्म होता है तो इसके पिता का नाम, इसका जन्म ध्यान रखना 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन 1487 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका जन्म 14 फरवरी 1487 ईस्वी में जब इसका जन्म होता है तो इसके पिता जो थे उनका नाम उमर शेख मिर्जा, जबकि इसकी माता का नाम कुतलुग निगार। इसकी माता का नाम कुतलुग निगार, पिता का नाम मिर्जा शेख। जो इसके पिता जो थे वो चगताई तुर्क थे, यानी तुर्क से याद रखना, दिल्ली सल्तनत में तुर्कों ने भी आक्रमण किया था। तुर्कों का एक बड़ा मशहूर शासक था तैमूर लंग, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई भी है तैमूर लंग के विषय में। अगर आपने अभी तक तैमूर के बारे में नहीं जानकारी है या तैमूर के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसने क्या दिल्ली में कत्लेआम मचाया था कि 15 दिनों तक दिल्ली में वो कत्लेआम जहां पर इंसान को तो दूर दूर तक इंसान दिल्ली में दिख नहीं रहे थे, इतना कत्लेआम मचाया था तैमूर लंग ने। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो ध्यान रखना ये इसके पिता जो थे वो तैमूर के वंशज थे, जबकि इसकी माता जो थी वो मंगोलियन थी, यानी कि मंगोलों के वंशज की थी। और मंगोलों का एक बहुत प्रमुख शासक आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंगेज खान। बड़ा महान शासक रहा। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसने अपनी तलवार की धार से उस समय इस पृथ्वी पर जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 1/3 उसने अपनी तलवार की धार से काट दिया था। इतना क्रूर, इतना नृशंस, इतना भीभत्स शासक था। उसके बारे में मंगोलों का आक्रमण आप लोग पढ़ते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक हुए। तो मंगोलों में ध्यान रखना एक बहुत प्रमुख शासक जिसका नाम मैंने अभी जिक्र किया, चंगेज खां का। तो इसके जो माता पिता थे उनमें बड़े राजाओं महाराजाओं यानी सुल्तानों वाली जो है खून दौड़ रहा था। वही खून बाबर के जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा, वही जीन्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये फरगना एक रियासत थी, फरगना रियासत जो काबुल में पड़ती थी, तो वहां के ये शासक थे। तो जब इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है तो इसको मजबूरन अपने पिता की कुर्सी पर 11 वर्ष की अवस्था में ये फरगना का शासक बन जाता है। शुरुआती जो समय था बाबर का बड़ा स्ट्रगल वाला रहा। क्यों स्ट्रगल वाला रहा? दरअसल फरगना से समरकंद की ओर इसने आक्रमण करने का प्रयास किया। इसको ये उम्मीद थी कि मध्य एशिया में समरकंद जो जगह पड़ती है, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान वाला जो पूरा हिस्सा है आप जानते हैं, तो समरकंद में इसने आक्रमण किया। हुआ क्या कि समरकंद जो था वो बाबर ने जीत लिया, लेकिन जब बाबर समरकंद पर आक्रमण कर रहा था उसी समय उसके फरगना पर अन्य लोगों ने आक्रमण कर दिया और फरगना जो थी वो इसके हाथ से निकल गई। तो यानी कि एक ये कहावत हो गई कि दूसरे के घर पे कब्जा करने गए, अपना घर पर कब्जा हो गया। यही हाल हुआ बाबर के साथ। तो बाबर जब समरकंद पर नियंत्रण करने गया तो फरगना रियासत जब इसके हाथ से चली गई तो इसने समरकंद को छोड़कर फरगना पर दोबारा नियंत्रण करने का प्रयास किया। हालांकि ये अपने फरगना को प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन इसके दिमाग में एक टीस बनी रही कि मैंने समरकंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पाया। तो इसलिए एक बार ये पुनः प्रयास करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फरगना समरकंद हाथ से निकल गए
इसका जिक्र जो है बाबर अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा में करता है। 1502 में उज्बेक सरदार सैवानी खान ने क्या किया, समरकंद पर पुनः कब्जा कर लिया। जैसे ही ये समरकंद से वापस आया, वहां पर उज्बेक सरदार था सैवानी खान, उसने सरेपुल के युद्ध में, ध्यान रखना बाबर को एक बार पुनः सरेपुल के युद्ध में, बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है, इसी युद्ध में सर्वप्रथम बाबर को तुगलमा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। तुगलमा पद्धति मतलब एकदम तीन ओर से घेर लेना किसी को, और एकदम आपने देखा होगा जब हम लोग वर्तमान में वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तीन ओर से घेर लेते हैं, सेनाएं जाती किसी को तीन ओर से घेर लेती। तो ये तुगलमा पद्धति का जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है, जो सैवानी खान ने बाबर के विरुद्ध सरेपुल के युद्ध में किया था। ध्यान रखना ये युद्ध, इसी युद्ध में सर्वप्रथम तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? सैवानी खान उज्बेक सरदार के द्वारा। ये प्रयास करने गया था समरकंद को प्राप्त करने का, लेकिन नहीं कर पाया। इसके बाद इसने काबुल पर 1504 और कंधार पर 1507 में विजय प्राप्त की। तो जब ये इसको बाबर को ये समझ में आ गया कि हम मध्य एशिया की ओर नहीं जा सकते हैं, उधर हमारा कोई विकल्प नहीं है उधर जाने का, तो इसलिए इसने क्या किया, इसने अब अपना प्लान जो है चेंज किया और इधर की ओर आने शुरू किया। तो सर्वप्रथम इसने काबुल पर नियंत्रण किया 1504 ईस्वी में। काबुल पर जब इसने विजय प्राप्त की तो इसने पादशाह की उपाधि धारण की। ध्यान रखना यहाँ पर लिखा है पादशाह की उपाधि धारण की। कंधार पर भी इसने जब विजय प्राप्त की तो पादशाह की उपाधि धारण की। इतिहासकार लिखते हैं कि जब इसने काबुल पर विजय प्राप्त की तो इसने शाहरुखी नाम से एक सिक्का चलाया, और कंधार पर जब इसने बांटे फरगना के जो लोग थे उन जनता को उसने शाहरुखी नाम का जो चांदी का सिक्का था वो बांट दिया खुशी में। और कंधार में बाबरी नामक एक सिक्का चलाया इसने, जिसकी वजह से इसको पादशाह की उपाधि धारण इसने की। लोगों ने इसको पादशाह की उपाधि दी, वहां की जनता ने, काबुल और कंधार की। इसके बाद अगर हम बात करें भारत पर आक्रमण करने की, तो ध्यान रखना 1519 में सर्वप्रथम इसने बाजौर पर आक्रमण किया। तो भारत पर सर्वप्रथम इसने कहां पर आक्रमण किया? बाजौर जगह पड़ती है ये, इधर पंजाब वाले क्षेत्र में, यहां पर आक्रमण किया। और इसी युद्ध में, इस युद्ध में क्या, यहां पर एक यूसुफजाई जाति के लोग थे, बड़े बड़े खतरनाक लोग थे। ये लगातार अफगानों से संघर्ष करते रहते थे। तो इस यूसुफजाई जाति को सर्वप्रथम इसने हराया था। और इसी युद्ध में सर्वप्रथम इसने तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया। तोपों और बंदूकों का ध्यान रखना, तोपों और यहां पर बारूद होगा, क्या होगा? बारूद। तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया, ठीक है। और इस जाति पर नियंत्रण करने के बाद बाबर ने एक ये तय हो गया कि अब बाबर दूरगामी शासक बनेगा और एक से अधिक राज्यों को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ जाएगा। एक प्रश्न और आता है परीक्षाओं में कि बाबर मध्य एशिया की ओर नहीं जा पाया क्योंकि उधर उसका प्रभाव जो था उतने बड़े पैमाने पर नहीं चला। वहां की राजनीतिक जो परिस्थितियां थीं वो बाबर के लिए अनुकूल नहीं थी। लेकिन बाबर को भारत किसने बुलाया, सवाल ये आता है। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो ध्यान रखना, राणा सांगा, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। ये तीन व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनका नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन्होंने क्यों बुलाया? क्योंकि राणा सांगा जो था, ये इधर मेवाड़ क्षेत्र के शासक थे, ये दिल्ली पर नियंत्रण करना चाहते थे। और दिल्ली पर आप जानते हैं इब्राहिम लोदी का शासन था, तो ये अफगानी शासक थे और इनका ये सभी शासक मिलकर उस अफगानी शासक यानी इब्राहिम लोदी को नहीं पराजित कर पा रहे थे। तो इनको लगा कि कोई अफगानिस्तान से ही, कोई उधर से ही शासक बुलाया जाए। तो इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। तीन लोगों के नाम ध्यान रखना, राणा सांगा, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी। जब ये आए तो आप जानते हैं कि पानीपत का युद्ध होता है, जिसका जिक्र मैंने एक पीछे वीडियो भी है, उसमें पानीपत की पृष्ठभूमि के नाम से आप उसको देख सकते हैं।
उसमें 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का युद्ध हुआ लोदी और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इसी युद्ध में जो गलतियां बाबर ने अपने जीवन में की उनसे सीखा। ये ध्यान रखना, ये जीवन में जो गलतियों से जितनी जल्दी सीख जाता है वही उतना आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए गलतियां हर कोई करता है, लेकिन कौन कितना सीखता है ये निर्भर करता है आपके विवेक पर। आप देखो, ये जब सीखा, जब इसने इस सरे पुल के युद्ध में गलती की, तुगलमा युद्ध से ये पराजित हो गया था बाबर, यहां पर इसने वही जो उज्बेक सरदार सैवानी खान ने जिस तरकीब से युद्ध जीता था वही तरकीब इसने यहाँ पर प्रारंभ की पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जब सेना खड़ी हुई तो कई दिनों तक युद्ध हुआ ही नहीं। आमने सामने सेनाएं थी लोदी और बाबर की, और लगातार बाबर ये सोच रहा था कि इब्राहिम लोदी पहले आक्रमण करे और लोदी सोच रहा था ये आक्रमण करे। बाबर ने क्या किया कि जो पानीपत का मैदान था उसको खुदवा दिया और उसके ऊपर घास फूस डलवा दी, यानी गड्ढे करवा दिए, और जिससे कि इब्राहिम लोदी की सेना आए तो उसी गड्ढों में फंस जाए और ऊपर से हम तोपे और गोले बारूद से आक्रमण कर दें, जिससे कि वह वापस न पहुंच पाए, भाग ना पाए। तो ये तुगलमा पद्धति जो थी, यही तुगलमा पद्धति कहलाती है। बाबर के पास दो बड़े बेहतरीन निशानची थे, निशानेबाज थे, अली और मुस्तफा। ये वहीं से लेकर आया था, तुर्कमेनिस्तान के ही थे, तुर्क सैनिक थे। इनको बाबर इस पानीपत के युद्ध में अपने साथ लेकर आया था। इस तरीके से जब ये पानीपत का युद्ध जीता तो इसने प्रत्येक काबुल वासियों को शाहरुखी सिक्का, अभी मैंने आपको बताया था, काबुल में इसने शाहरुखी सिक्का बंटवाया, दान में बंटवाया। प्रत्येक काबुल वासी को एक एक घर में अगर 5 सदस्य, सबको एक एक चांदी का सिक्का मिलेगा। इतना इसने पैसा जब बांट दिया तो काबुल वासियों ने इसको कलंदर की उपाधि दी, कहा कि हमारा राजा तो ऐसा हो, बाबर जैसा हो। तो बाबर की बड़ा वहां पर वाहवाही हुई। और लेकिन इस युद्ध के बाद जब पानीपत को दिल्ली को जीत लिया इस युद्ध में, इसके बाद इसके सैनिक जो थे वो वापस जाना चाह रहे थे, अफगानिस्तान जाना चाह रहे थे। लेकिन इसने सभी जो इब्राहिम लोदी के जो दरबार में रहते थे, जो पराजित हो गए थे, चूंकि लोदी वंश भी अफगानी था तो, और स्वयं भी अफगानी था, तो चूंकि हम तुर्क मानेंगे, लेकिन हालांकि तुर्क और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आप जानते हैं, समझते हैं अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो इसने क्या किया है, इसने इब्राहिम लोदी के जो भी अफगानी सरदार थे उनको भी अपनी सेना में शामिल कर लिया और अपने सैनिकों से कहा कि देखो भाई, हम लोग जो है हालांकि मौसम खराब है, अप्रैल के बाद मई जून का सीजन था, दिल्ली में गर्मी पड़ने लगी थी, तो सारे सैनिक जो थे वो आतुर थे वापस जाने के लिए। तो इसने कहा कि यहाँ तक हम लोग आए हैं, जीता है, तो अब जीतने के बाद हमको यहाँ पर शासन तो करना होगा। क्या चाहते हो कि इतना सब कुछ जीतने के बाद हम लोग वापस चले जाएं? सब लोग इस अपने परिवार के बारे में सोचो, इस्लाम के बारे में सोचो। इस तरीके से इसने एक मोटिवेशनल स्पीच दिया और इस स्पीच के बाद इसने अपने सारे सैनिकों को दिल्ली में रोकने में सफल रहा। तो जब ये पानीपत के युद्ध के बाद अपने सारे सैनिकों को दिल्ली में रोकने में सफल रहा, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है किस युद्ध के बाद इसके सैनिक वापस जाना चाहते थे, तो पानीपत के युद्ध के बाद इसके सैनिक दिल्ली छोड़कर जाना चाहते थे। और यही युद्ध का कारण बना अगले युद्ध का। चूंकि इसने जब अपने सैनिकों को रोक लिया तो टेंशन होने लगी राणा सांगा और दौलत खां लोधी को। इनको ये टेंशन होने लगी कि हमने तो तुम्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, शासन करने के लिए थोड़ी ना बुलाया था, तुम तो आकर दिल्ली में शासन करने लगे। दौलत खां लोधी भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई आक्रमण करने के लिए बुलाया था, तुम तो यहाँ पर आकर बैठ गए। एक चीज ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली का शासक, उसकी मां को जेल में बंद करवा दिया। उसके परिवार वाले जो थे वो जो मान गए उनको अपने फेवर में कर लिया, बाकी सबकी हत्या कर दी। इस पानीपत के युद्ध में आप जानते हैं, इसी पानीपत के युद्ध में पहली बार कोई दिल्ली सल्तनत का शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। बाकी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे कोई युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। आपने पढ़े हैं गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना,
हम आते हैं खानवा के युद्ध पर। तो राणा सांगा ये चाहता था कि बाबर वापस चला जाए, लेकिन बाबर वापस गया नहीं। उसने अपने सैनिकों को भी भारत में रोकने पर सफल रहा। तब अब क्या होना था? अब तो युद्ध होना था। तो राणा सांगा इस आगरा के पास एक जगह पड़ती है खानवा, तो खानवा में जाकर ये अपनी पूरी सेना के साथ खड़े हो गए। अब इनकी जो सेना थी वो राणा सांगा की सेना से लड़ने, युद्ध करने से मना करने लगी। क्यों मना करने लगी? कई सारे इतिहासकार ये लिखते हैं कि चूंकि राणा सांगा की सेना बहुत विशाल थी और बाबर की बहुत छोटी सेना थी, इसलिए जानती थी कि राणा सांगा से लड़ेंगे तो हम निश्चित ही हार जाएंगे। लेकिन बाबर ने अपनी सेना को एक नारा दिया जिसे हम लोग जिहाद का नारा कहते हैं। बाबर ने अपनी सेना को एकत्रित किया और एक ऊंचे मंच से खड़े होकर संबोधित किया और बताया कि हम ये युद्ध किस के लिए कर रहे हैं? इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। तो क्यों आप लोग जो है ऐसे हारने की मनोदशा के साथ युद्ध में आए हैं? पूरी ताकत, जोश और होश के साथ लड़ो, हम लोग जीत जाएंगे। बाबर ने एक मोटिवेशनल स्पीच दिया और बाबर की सेना जो थी एक बार पुनः इस्लाम के लिए खड़ी हो गई। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि उसने एक झंडा फेंक दिया, जहां ऊंचाई पर खड़ा था इस्लाम का झंडा फेंक दिया। कहा कि अगर जिसको मेरे साथ चलना है वो इस झंडे को पकड़ लेना और जिसको नहीं चलना है वो भाग जाए, आज ही भाग जाए। तो पूरी सेना संगठित हो गई, एकत्रित हो गई, जोश में आ गई और राणा सांगा से लड़ गई। राणा सांगा से जब लड़ी तो बड़ा भीभत्स युद्ध हुआ और राणा सांगा पराजित हो गए। इस युद्ध में जब राणा सांगा पराजित हुए तो वो कत्लेआम मचाया बाबर ने। चूंकि जितने भी राजपूत शासक थे उन राजपूत शासकों में राणा सांगा उस समय सबसे पावरफुल हुए थे और सबको जब राजपूतों का कत्लेआम कर दिया खानवा के युद्ध में, तो इतिहासकार लिखते हैं कि राजपूतों का सर काट काट के एक मंच बनाया गया और उसी मंच पर बाबर ने खड़े होकर गाजी की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखना कि गाजी की उपाधि कहां पर धारण की और पादशाह की उपाधि कहां पर धारण की और कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। इसी खानवा के युद्ध के दौरान इसने शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बोला कुरान में शराब वर्जित है तो आप लोग भी शराब नहीं पिएंगे। और गजनी से बताता है कि इसने शराब मंगाई थी, उसमें सब में नमक डलवा दिया था, फैलवा दी थी। इतना मतलब शराब इसने अपने सैनिकों, अपने लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दी थी बाबर ने। तो ये बात ध्यान रखना। जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, ये बात भी ध्यान रखना। गाजी की उपाधि इसी युद्ध के बाद राजपूतों के सर, कटे हुए सरों के ऊपर मंच जो बनाया गया था उस पर खड़े होकर इसने गाजी की उपाधि ली थी। इसके बाद युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। तो अब इतिहासकार लिखते हैं कि खानवा का युद्ध ये तय कर चुका था कि अब आने वाले समय में भारत में अगर कोई शासन करेगा तो वो कौन सा वंश करेगा? वो बाबर ही करेगा। अब बाबर ने इस वंश का नाम मुगल वंश क्यों रखा? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि बाबर अपने, कोई भी बच्चा होता है वो अपनी माँ के प्रति उसका ज्यादा लगाव होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो बाबर का भी अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। तो बाबर ने जब अपनी माँ के प्रति ज्यादा लगाव था तो माँ इसकी मंगोलियन थी, तो इसने अपनी माँ के वंश से ही एक नया वंश जनरेट किया और उसका नाम रखा मुगल वंश। ध्यान रखना, मुगल वंश का लॉजिक क्या है? मंगोल से ही निकला है मुगल वंश। चंदेरी के युद्ध की बात करें तो चंदेरी ये पड़ता है बुंदेलखंड से ऊपर का जो क्षेत्र है, ललितपुर वाला जो इलाका है, ललितपुर से आगे यहीं पर आपका पड़ता है चंदेरी। तो चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। इनको लगा कि हम हरा देंगे बाबर को, तो ये भी नहीं माने, ये भी भिड़ गए। तो चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया। कहते हैं कि यहाँ पर जो राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जौहर कर लिया था। राजपूत सैनिक जो थे वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और डेटे जरूर याद रखना सारी, चाहे वह पानीपत का हो 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 और चंदेरी का 29 जनवरी 1528। इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है। ध्यान रखना, इस पानीपत के युद्ध में दौलत खां लोधी जो था वो राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ रहा था, मतलब राणा सांगा की ओर से लड़ रहा था बाबर से युद्ध।
जब राणा सांगा पराजित हो गए तो दौलत खां लोधी भागकर बिहार चला गया। इधर इसने बिहार का इधर एक शासक था नुसरत शाह, उससे संगठन बनाया। तो बिहार और बंगाल ये पूरा इस पूरे इलाके में इसने छोटे छोटे राज्य जो थे उनको स्वतंत्र किया और ऐसा भरोसा दिलाया कि दिल्ली पर हम शासन करेंगे, दौलत खां लोधी ने। तो इधर पूरे क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि दौलत खां लोधी वाकई में दिल्ली पर शासन कर लेगा। तो इस उम्मीद में सभी लोगों ने दौलत खां लोधी का साथ दिया और एक नए युद्ध की भूमिका बन गई और एक नया युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। घाघरा जिसे हम लोग ज्योग्राफी में शारदा नदी को ही घाघरा कहते हैं। तो घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को होता है। इस युद्ध में कहते हैं कि बाबर और बिहार और बंगाल की संयुक्त सेनाएं थीं। और ध्यान रखना एक जो शासक था नुसरत शाह बिहार का शासक, और एक शासक था आपका दौलत खां लोधी, ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे सेना का। बाबर इस युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, कहते हैं बाबर के जीवन का ये एक ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया। घाघरा नदी में घुस घुस कर बाबर ने बिहार और बंगाल की सेनाओं को नेस्तनाबूद कर दिया, बुरी तरीके से पराजित कर दिया। बाबर ने अब चूंकि यहां से काबुल से लेकर धीरे धीरे इसका साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा था और इसने इधर बंगाल और ये पूरा इलाका जो था इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। तो जब इसने पूरा ये घाघरा के युद्ध के बाद नियंत्रण कर लिया तो लगातार बचपन से ही युद्ध करने के कारण, लगातार युद्ध में इन्वॉल्व रहने के कारण बाबर का जो स्वास्थ्य था वो खराब होने लगा। और कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर बीमार पड़ गया और बाबर की इसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। उनका मानना यह है कि हुमायूं बीमार पड़ गया था, उसका जो बेटा था, और हुमायूं ठीक हो जाए इसके लिए बाबर ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे बेटे को बचा लो, चाहे उसके बदले मेरी जान ले लो। और ऐसा अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद है। तो आप ध्यान रखना कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर की मृत्यु आगरा के समीप हुई और बाबर को आराम बाग में दफनाया गया। ध्यान रखना, आगरा में आराम बाग पड़ता है, तो आराम बाग में बाबर को आराम से दफना दिया गया। उसके बाद उसकी जो पत्नी थी उसने बाबर की ये दिली इच्छा थी कि बाबर को उसके जहां पर वह जन्म लिया, उसने जहां पर वह पला बड़ा, वहां पर बाबर को दफनाया जाए। तो उसकी पत्नी ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की और उसकी अस्थियों को काबुल में एक बार पुनः दफनाया गया। तो दोनों बातें ध्यान रखना, सर्वप्रथम बाबर को आराम बाग आगरा में, उसके बाद काबुल में दफनाया गया। बाबर बड़ा विद्वान व्यक्ति था, बहुत एक इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो बाबर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो यह सीखने को मिलेगा बड़ा जुझारू प्रवृत्ति का शासक था, बहुत योग्य शासक था, निडर शासक था, लेकिन साथ में पढ़ा लिखा भी था। इसने मुंबईयान एक फारसी कविता की नई शैली विकसित की और इसके अलावा इसने बाबरनामा जो एक आत्मकथा है वो भी इसने तुर्की भाषा में लिखी। तो ध्यान रखना, बाबर की जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में। कई दफा सवाल सीधा सीधा पूछता है बाबर की आत्मकथा किस में है, तो तुर्की में। ये ध्यान रखना, अक्सर ऑप्शन फारसी और अरबी का मिलेगा। तो बाबर चूंकि तुर्क था तो वहीं से उसकी भाषा भी, उसकी राजशाही भाषा भी वही थी, ठीक है। हालांकि दिल्ली में जब आया तो दिल्ली में फारसी भाषा चल रही थी, अरबी भाषा चल रही थी। तो जब यहाँ आने के बाद इसके जब बच्चे बड़े हुए, हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर, तो इन लोगों ने फारसी भाषा का ज्ञान था। प्रारंभ में बाबर को तुर्की भाषा आती थी। तो ध्यान रखना, बाबरनामा कौन सी भाषा में है, तुर्की में है। तुजुक-ए बाबरी, जिसका फारसी में देखो अनुवाद किया गया है, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। दीवान एक शीर्षक से ये तुर्की कविताएं लिखता था तुर्की भाषा में। दीवान शीर्षक से जो भी आपको तुर्की कविताएं देखने को मिलती हैं वो सब बाबर करता था। बगीचों का बड़ा शौकीन था, इसने कई हजार बगीचे इसने लगवाए, लगभग
किताबों में आपको मिलेगा। 12,000 बगीचे लगवाए, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा मिलता है, इसलिए मैंने डेटा को यहाँ इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। एक जामी मस्जिद इसने संभल में बनवाई, संभल में इसने जामी मस्जिद भी बनवाई। काबली बाग मस्जिद इसने पानीपत में बनवाई, तो ध्यान रखना इसने काबली बाग मस्जिद जो है पानीपत में बनवाई। गजे बाबरी सड़कों की नाप के लिए एक पैमाना भी बनवाया और एक विभाग भी बनवाया जो सड़कों की पैमाइश करता था। तो ये इस तरीके से बाबर के जीवन काल पर एक मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने का प्रयास किया है। अगर इस वीडियो का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर तरीके से इसको एक नोट्स बनाएंगे, और ये श्रृंखला अब निरंतर चलती रहेगी। और मध्यकालीन इतिहास में हम बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, और ये धीरे धीरे हम लोग मध्यकालीन इतिहास को अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे, यानी अंग्रेजों के आगमन तक खत्म करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कोई भी नया स्टूडेंट अगर जुड़ता है तो वीडियो को पीछे से जो मैंने दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश से वीडियो बनाना चालू किया है, तो वहां से आप एक नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपना आप मध्यकालीन इतिहास पूरा कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा मैंने स्पीड में पढ़ाया है क्योंकि समय का अभाव था। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपनों का ख्याल रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जिंदाबाद। कमेंट जरूर करना, दोस्तों को शेयर वीडियो जरूर करना।